नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर चुके हैं और उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन इसका देख चुका है। अब एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, जिन टॉपिक को जानने के बाद एक्सरसाइज 1.2 को लगाना और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए बोल रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे हमने मान लीजिए कोई भाज्य संख्या ले लिया 10, तो इसको कह रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। देखिए हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो ये देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमने 10 को लिख दिया, 5 दूनी 10 होता है। तो यही चीज़ ये नोट में आपका लिखा हुआ है। इसका हमने एक उदाहरण ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा था, 32,760। इसको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो पहले तो इसका हम गुणनखंड निकाल लें। गुणनखंड निकालना आपने बहुत ही छोटे क्लासों में सीखा है, ऐसे करके निकालते थे आप। 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 हो गया। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 हो गया। 2 4 जा 8, 1 लेंगे 1 छोटा हो जाएगा तो 9 को भी लेना पड़ेगा, इसलिए 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 2 9 जा 18, 1 इधर लगेगा, 2 5 जा 10। ठीक, 3 से जाते हैं, 3 1 जा 3, 1 इधर चला गया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखिए अभी क्या 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब जो है 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा, अब 5 से नहीं जा रहा है, अब 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 20 और 13 1 जा 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32,760 को हम ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 32,760 बराबर ये 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं गुणे 3 का पावर 2 लिख सकते हैं गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो देखिए किसी भाज्य संख्या को, देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा और 2 से कट भी रहा है, तो यानी ये भाज्य संख्या है। और इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आपके सामने लिख के दिखा दिया। वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, देखिए 2 का पावर 3 3 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का पावर 2 का मतलब 9 और ये 5 और बड़े 7 बड़े 13। 5 7 को गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, 13 ऐसे लिख दिया और 8 9 72 हो जाएगा। 35 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 455 और 72 ऐसे, और 72 455 को गुणा करेंगे तो 32,460 आ जाएगा, जिसका हमने गुणनखंड विधि से निकाला है ये सारे संख्या। आगे देखते हैं। आगे एक और बात बताई गई है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका स्वयं व एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी लिया था 10, तो देखिए 10 10 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब इसका गुणनखंड 10 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो ये सारी भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या वो होते हैं जिसका स्वयं तो गुणनखंड होता है, 1 भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी कोई गिनतियाँ होती हैं, तो वही भाज्य संख्या होती है। इन बातों का विशेष कर ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में मिलेगा।
तो वहाँ पे ये काम आएगा कंटेंट। इस नोट को देख लीजिए, ये भी इस एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं। जो संख्या 0 पे समाप्त होती है, जैसे देखिए मान लीजिए 50, तो देखिए ये संख्या किस पे समाप्त हो रही है, 0 पे, तो इसका गुणनखंड इस टाइप का ज़रूर होगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 गुणे 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और गुणे 5 एक ऑलरेडी है ही है। तो देखिए इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया, मतलब 2 गुणे 5 आना ही चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुणे 5, या और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 गुणे 5 की पावर 2, तो आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो संख्या 0 पे समाप्त होती है उसका इस टाइप का गुणनखंड जरूर मिलना चाहिए, 2 गुणे 5 टाइप का, तभी वो 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। ये बात आप याद रखिएगा नोट में। अब देखिए HCF और LCM के बारे में बताया गया है। लिखा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है उसी को हम HCF बोल देते हैं। इसको अभी एक उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और LCM क्या होता है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए इसमें सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है और इसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, ये अंतर है। और दूसरा अंतर ये है कि इसमें प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है और इसमें प्रत्येक अभाज्य इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड होता है LCM में, और इसमें अभाज्य तो होता है लेकिन उभयनिष्ठ होता है, मतलब कॉमन। मान लीजिए 2 संख्याएं दी हुई हैं और इसमें आपको HCF निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन मीन्स दोनों में। अब इस उदाहरण के जरिए हम HCF और LCM को समझते हैं। हल देखिए, लिखा है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM बताइए। तो 6 और 20 दिया हुआ है। 6 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 20 का आपको अगर नहीं पता है तो इधर निकाल सकते हैं रफली। 2 10 जा 20 होता है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5। अब इसका HCF क्या हो जाएगा आप देख के बता सकते हैं। ऊपर वाले नोट से लिखा है प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक अभाज्य और उभयनिष्ठ, तो देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 20 वाले में भी 2 है और 6 वाले में भी 2 है, तो 2 तो कॉमन हो गया। और इसकी सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात ये है 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 2 ये तो बड़ी है। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब LCM देखिए, LCM क्या होता है, LCM होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो देखिए जो 2 हमारा अभाज्य है ये तो कॉमन मिल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा घात 2 का पावर 2 हो जाएगा, और गुणे 3 एक ही बार है तो इसको तो ले ही लेंगे, 5 एक बार है तो इसको ले लेंगे। इसको सॉल्व करिए तो 4 गुणे 3 गुणे 5, तो आपका हो जाएगा 4 3 12 और 12 पंचे 60। तो LCM आपका क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, इस तरह आप LCM निकालेंगे और इस तरह आप HCF निकालेंगे। और छोटे, ये तो हो गया रूल के हिसाब से, और छोटे क्लासेस में ऐसे बता दिया जाता है कि 6 बराबर 2 गुणे 3 आया था। इसको वैसे और देखते हैं, वैसे तो हमारा आंसर यहीं तक आ गया है, और 20 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसका जो HCF बता देते हैं, वो कहते हैं कि देखो कॉमन क्या क्या हो रहा है, तो ये कॉमन हो रहा है तो इसको एक बार लिख दो तो ये HCF हो गया। और LCM कहते हैं कि जो कॉमन हो रहा है तो उसको तो लिख दो, जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको भी लिख दो। तो देखिए 3 2 5 ये कॉमन नहीं हो रहा है, तो 3 गुणे 2 और गुणे 5 ये आप सॉल्व करोगे तो भी 60 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे छोटे क्लास में बताया जाता है। और जो ऊपर हमने बताया है ये इसका मेथड है कि किस नियम से इसको 60 लिख देते हैं और किस नियम से इसको 2 लिख देते हैं। आगे देखते हैं। एलसीएम और एचसीएम में कोई रिलेशन होता है अगर हमें दो संख्याओं का एलसीएम और, जैसे यहाँ पे 6 और 20 का हमने निकाला था। ये भी जान लीजिएगा कि जैसे इसका हमारा जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 2 आया है। और ये सीएफ हमने किस किस संख्या का निकाला था, 6 और 20 का। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का जो 6 और 20 है उसका क्या आया है, 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम आपका कितना आया था, 60 आया था। और आपने किस संख्या का एचसीएफ निकाला है, सॉरी एलसीएम निकाला है, 6 और 20 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 और 20 का एलसीएम जो है वो 60 होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आगे ऐसा काम आएगा। एलसीएम और एचसीएम में एक संबंध होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब चाहे आप इसको पहली संख्या मान लीजिए, चाहे इसको दूसरी, और चाहे इसको दूसरी इसको पहली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने एक फार्मूला संबंध बताया है। अब इस संबंध पे एक सवाल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करिए। यानी एचसीएफ तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम के बारे में नहीं कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। तो एलसीएम तो हम इस मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 96 और 404। तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 96 का और 404 का। तो नहीं जानते हैं तो इधर लिख लीजिए, 96 का रफली निकालिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ये आपका हो गया। 404 का निकाल लीजिए, 2 2, ठीक है। 3 से पढ़िए, 3 3 का 9 हो जाएगा, और एक इधर चला गया तो 3 से आपका ये नहीं कटेगा, ये 101 से ही कटेगा। तो आपका इसका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3, और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 101। ऊपर वाले नियम से अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो देखिए उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो छोटी घात क्या है, 2 की पावर 2, यानी जो एचसीएफ हमारा आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले की सहायता से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो एचसीएफ हमारा 4 आ गया है, गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या किसी को भी मान लीजिए, तो 96 और गुणे 404 हो जाएगा आपका। तो एलसीएम बराबर 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 96 गुणे 404 और बटे 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट सकते हैं, तो एलसीएम बराबर 96 गुणे 101। इसका जब आप गुणा करोगे तो 96 एकम 96 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 96 हो जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इस फार्मूले के मेथड से। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है 1.1
2 का। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है और कैसे। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, केवल व्यक्त कर देना है, लिख देना है। तो पहला 140 है। जब 140 का आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से कट करिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से करिए तो 5 सत्ते 35 और 7 से करिए तो क्या आ गया इसका भाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 140 का। इसका देख लीजिए 156 का। तो 156 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 2 से करिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो गया और दोनों में 18 हो जाएगा आपका। फिर आप 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा और फिर 13 एकम 13 हो जाएगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया 156 को। आगे देखते हैं 38 25 को लिखना है। तो इसका हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 38 25 का। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 हो गया। फिर 3 से जाते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाता है। अब 3 से जाएगा नहीं, 5 से ले जा रहे हैं, 5 8 जा 40, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएंगे, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब सीधे 17 से ही जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 और गुणे 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब इसका देखते हैं, 5005 दिया हुआ है। इसका हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, अंत में 5 है तो 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर जो है इसको हम एक बार जाएंगे। अब ये देखिए किससे कट रहा है, शायद 7 से, देखते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 इधर चला गया, 7 चौके 28 हो गया, 2 इधर चला गया, 7 या 21 हो गया। अब 11 से देखिए, 11 एकम 11 हो गया, 11 तियाँ 33 हो गया और 13 एकम 13 हो जाएगा ये। तो आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13, ठीक है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखिए इसको आपको सोचना पड़ेगा कि किस गिनती से ये कट रहा है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे आप यहाँ सोच सकते हो कि 6 से कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कटेगा, तो आपको 7 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी टाइम टेकिंग लग सकती हैं, तो उससे परेशान ना होइएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका हल देखते हैं। ये दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकलना है। इसका हम इधर निकाल लेते हैं। तो इसको सबसे पहले बहुत बड़े गिनती से काटना पड़ेगा, आप सोचिएगा। इसको हम 17 से ले जाते हैं, ठीक है। तो 17 से जब कट करेंगे इसे, देखिए 17 का 4 पर जाएंगे तो 68 हो जाएगा, फिर इसमें 6 बच जाएगा, इधर जाएगा 62 हो जाएगा, तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा आपका। और आपका जो है जब 51 हो जाएगा तो 11 बचेगा, 11 इधर चला गया, 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम 17 से गए हैं,
अब 19 से चले जाइए तो 19 दूना 38 होता है और इसमें 5 बचा तो 19 तियाँ 57 और 23 एकम 23 हो जाएगा। तो आपका इसका भाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका हमें LCM और HCF ज्ञात करना है किसका, 26 और 91 का। ठीक है, तो 26 का भाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 26 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13, 13 दूना 26 हो जाएगा। और 91 का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, 7 गुणे 13, 13 सते 91 होता है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF मतलब आप जानते हैं जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है। इसमें कॉमन तो कोई दिख नहीं रहा है, 2, इसमें 2 है नहीं। हाँ, 13 कॉमन दिख रहा है आपको, ये एक कॉमन दिख गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM 13 तो कॉमन ही है, 13 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि LCM किस किस संख्या का, 26 और 91 का आया है। और आप इसको HCF लिख सकते हैं। HCF हमने किस संख्या का निकाला है, 26 और 91 का 13 आया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। अब ये जांच करना है कि क्या ऐसा हो रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणे 91 यही हमारा संख्या है, और HCF हमारा क्या है, 13 और गुणे 182। ठीक है, दोनों को जब आप जब 26 गुणे 91 करेंगे तो आपका आएगा 2366, और जब 13 गुणे 182 करेंगे तो भी आपका 2366 आएगा। गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, ये हमने सिद्ध कर दिया कि जो LCM गुणे HCF है वो बराबर है, जो है किसके बराबर है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार इस सवाल में भी करना है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 510 और 92। तो सबसे पहले इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 92 का आप आसानी से निकाल सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23, और 510 का यहाँ हम निकाल के दिखा देते हैं। इसको आप 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से जाइए, 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15 हो जाएगा आपका। फिर आप 5 से जाइए, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो HCF होगा किसका, 510 और 92 का, वो क्या होगा, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, केवल ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, यानी ये केवल 2 होगा। और जो LCM होगा 510 और 92 का, वो जो कॉमन है वो तो वही है, फिर जो नहीं कॉमन है वो भी लिख लीजिए। तो 2 और 23 को लिख ले रहे हैं, 2 गुणे 23, फिर गुणे 3, 5 और 17, 3 गुणे 5 और गुणे 17। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 पंचे 15 हो जाएगा, और गुणे 17 और गुणे 23। ठीक है, ये 15 और 4 60 हो जाएगा, 1500 का 60 हो गया, गुणे 17 और गुणे 23। जब इन सबको आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 23,460, जो आपका LCM आएगा। ठीक है, अब हम
जांच कर लेते हैं जो उसने जांच करने को कहा है। तो 510 गुणे 92 करते हैं और HCF हमारा 2 है, गुणे LCM कितना है 23,460। जब आप इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 46,920 आएगा और ये भी कितना आ गया 46,920। गुणा करके आप चेक कर लिएगा, हमने गुणा करके ऑलरेडी पहले देख लिया था, तो आप गुणा करके देख सकते हैं। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि LCM गुणे HCF जो है बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के। गुणनफल के आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल दिया है 336 और 54 का। सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप जानते ही हैं। 336 का इधर निकालते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजम 2 हो जाएगा और 3 सते 21 और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इसका आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब आप 54 का निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, आपका जो HCF होगा किसका 336 और 54 का, वो क्या हो जाएगा कॉमन पोर्शन। देखिए ये कॉमन हो रहा है और एक 3 इसमें भी और एक 3 इसमें भी होगा, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, ये आपका HCF हो गया। और LCM देख लीजिए 336 और 54 का। तो जो कॉमन है उसको तो हम पहले ही ले लेते हैं, 2 गुणे 3 कॉमन हो गया और बचा क्या अभी ये और ये बचा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और नीचे क्या क्या बचा, ये दोनों 3 बचे, गुणे 3 गुणे 3। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3024। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब हम जांच कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं और बराबर HCF 6 है और LCM 3024 है। जब इसको आप गुणा करोगे तो 18,144 आएगा और इसको भी गुणा करोगे तो 18,144 आएगा। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। तो इसमें 12, 15 और 21 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 12 का क्या होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 दूनी 4 और 3 12 हो जाएगा। ऐसे 15 का 3 पंचे 15 हो जाएगा और 21 का 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखिए HCF का होगा जो तीनों में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, यानी HCF आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और किसका HCF किसका 12 का 15 का और 21 का निकाला है हमने, तो ये HCF कितना आ जाएगा 3। LCM देखिए किसका LCM 12, 15 और 21 का, तो ये कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लिख लिया, अब जो कॉमन नहीं था उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए ये दोनों बच गया, 2 गुणे 2, इसमें 5 बच गया था और इसमें 7 बच गया था। देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 7 का 0 हो जाएगा और 400
20 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका निकालना है हमें 17, 23 और 29 का। ठीक है, तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 17 का 17 गुणे 1 ही हो जाएगा। 23 का 23 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 29 को 29 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी और गिनती से नहीं कटेगा। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 17, 23 और 29 का, वो 1 हो जाएगा। देखिए तीनों में कॉमन केवल 1 ही है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 17, 23 और 29 का, इन तीनों का गुणा हो जाएगा। 17, 23 और 29 का गुणनफल ये हो जाएगा 11,339। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8, 9 और 25 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए 8 का जो हो जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 9 का हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 और गुणे 1 भी लिख सकते हो। और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 1 हमने क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, देखिए किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, 8, 9 और 25 का। तो इसका एक एचसीएफ हो जाएगा। देखिए तीनों में 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए एक कॉमन बन रहा है। अब एलसीएम 8, 9 और 25 का क्या हो जाएगा, सबको गुणा कर दो जो जो भी आया है। तो इसमें 3 बार 2 है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2, तो बराबर हो जाएगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 1800। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है, यानी ये दोनों संख्या है और इसका एचसीएफ कितना है, 9। देखिए ऐसे ही तो एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है, तो ऐसे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है और एलसीएम इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो दिया क्या है पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। एचसीएफ किसका किसका, 306 और 657 का जो है वो 9 है और एलसीएम पता करना है। तो हमें फार्मूला पता है क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, और हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को इधर ही छोड़ दो। और पहली संख्या हमने 306 मान लिया, दूसरी संख्या मान लिया 657 है, मान नहीं लिया मतलब दिया हुआ है, पहली दूसरी चाहे इसको मान लीजिए। और बटे आपका एचसीएफ आ जाएगा बटे में, तो एचसीएफ कितना दिया है, 9। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि कितना होता है। देखिए 9 हो जाएगा। और देखिए ऊपर कट करेंगे तो देखिए 9 सत्ते 63 होता है, तो इधर चलो, और 9 दिया 27 होगा। तो आपका बचेगा क्या, 306 और 73। और 306 और 73 को जो आप गुणा करोगे तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा 306 और 657 का, वो आपका आ जाएगा गुणा करने पे 22,338। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसके बारे में हमने ऊपर चर्चा किया है, एक बार थोड़ा ऊपर चलते हैं रिकैप करने के लिए, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक नोट बताया था कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल ये दिया था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो 6 का पावर n यानी कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए वो 2 गुणे 5 के रूप में अगर बन रहा होगा
तो हमारा ये 0 पे समाप्त हो जाएगा, हो रहा होगा 6 का पावर n। n के जगह पे कोई भी गिनती आप रख दो, कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 इनमें से कोई भी संख्या रख दो, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो अंत में 0 आना चाहिए। लेकिन कब 0 आएगा? जब 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 5 के रूप में बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी कोई भी संख्या अगर के अंत में 0 होती है, मान लीजिए कोई संख्या 20 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में बनेगा। देखिए 2 पंचे 10 और गुणे 2 और लिख दीजिए 20 हो गया, तो 2 गुणे 5 तो जरूर इसमें आ रहा है। ठीक, तो देखिए हल में आप लिख सकते हैं, यदि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रही है तो इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। तो हम देखते हैं 6 का, देखिए 2 गुणे 3 आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है, n लगा दें तो पावर इस पे भी n लगा सकते हो, तो 2 गुणे 3 लगा रहा है। इसका मतलब ये 2 गुणे 5 के फैक्टर में नहीं आ रहा है। तो इसी बात से क्लियर है कि जो हमारा 6 का पावर n है वो कभी 0 उसके अंत में नहीं आ सकता। ठीक है, अतः 6 का पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक, इसी से आगे देखिए लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अच्छा, आपको पता है भाज्य संख्याओं, जैसे मान लीजिए 10 भाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 10 भी होगा और 1 भी होगा, और इसके अलावा अगर इसके गुणनखंड है तो इसके गुणनखंड इसके अलावा भी हैं, 2 भी है और 5 भी है, क्योंकि 2 से भी 10 कट जा रहा है और 5 से भी कट जा रहा है, तभी ये भाज्य संख्या कहलाती है। यानी भाज्य संख्याओं के उनके और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं का ये हमने डेफिनेशन ऊपर बताया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है, पहले हम 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये आपका एक पद है और ये दूसरा पद है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 13। तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ये बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 13 तो हमने बाहर निकाल लिया है। 13 और 11 सतह 77 और प्लस 1 यानी 13, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 77 और 1 आपका 78 हो जाएगा। आपका 13 और गुणे 78 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 13 ना 26 और 26 नहीं आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किसी संख्या का, अब इसको गुणा करोगे तो कोई संख्या ही तो यहाँ पे आएगा, तो उस संख्या का देखिए ये 1 हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, और किसी भी संख्या का स्वयं गुणनखंड हो सकता है और 1 हो सकता है, और अगर तीसरा होगा इसका मतलब वो भाज्य संख्या है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब दूसरा नंबर लेते हैं। क्या दिया था? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4
गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो जब इन सब को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा करने पे 1008 और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 गुणे 1009। ठीक, तो आप देखेंगे 5 गुणे 1009 आ गया। अब यानी कि यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, उसका गुणनखंड ये है और ये है और स्वयं 1 भी हो जाएगा। तो यानी कि आपके मैनी नंबर्स मिल गए। तो जो गिवन नंबर है, कौन सा गिवन नंबर है आपका, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। ये क्या है आपका, एक जो है भाज्य संख्या है। अब क्यों है इसका आपने उत्तर देख लिया है। भाज्य संख्या हमने सबसे ऊपर ही समझाया था आपका कि कैसे क्या होना चाहिए। ये सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये देखिए कोई खेल का मैदान है और इसमें चारों ओर एक कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है। ये हम एक पथ बना दे रहे हैं जो वृत्ताकार है। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए यहाँ से चक्कर लगाना है तो सोनिया यहाँ से चलेगी और टोटल 18 मिनट लगता है इसका चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वह दोनों एक स्थान से एक ही साथ पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए यहीं से सोनिया भी चलती हैं और रवि भी चलते हैं और चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक लोग 18 मिनट में लगाते हैं, एक लोग 12 मिनट में लगाते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कह रहा है इस स्थान पे दोनों लोग फिर पुनः कब मिलेंगे, क्योंकि एक लोग पहले पहुंच जाते हैं, एक लोग बाद में पहुंचते हैं। तो अगर ऐसा सिस्टमेटिक ढंग जाए कि एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही जगह से प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब इधर यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं और दो लोग हैं, तो आप उसका एलसीएम निकाल देंगे। इसका मेथड यही होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका हम हल करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो चूंकि सोनिया और रवि समान डायरेक्शन में, यानी कि समान दिशा और समान समय में एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, इसलिए उन्हें प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने के लिए हमें 18 और 12 मिनट का क्या निकालना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, निकालना होगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं 18 को अभाज्य गुणनखंड में लिख लीजिए, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3।
ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 18 और 12 का। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन है 2 गुणे, ये भी आपका कॉमन है 3 और गुणे 2 और गुणे 3। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हम 36 मिनट आ गया। ठीक है, इन दोनों का निकाला। तो आप लिख सकते हैं अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। बड़ा आसान सा सवाल था, आप लोग को समझने में आता है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से पढ़ने के बाद, सवाल लंबा लिखा है और इसमें है कुछ नहीं। तो आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है यहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 के साथ में। उसमें भी कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी और उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे आसान से आसान शब्दों और मेथड में उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।